जय होम्योपैथी, जय डॉक्टर हनीमैन सर, जय डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हनीमैन सर का बर्थडे मनाया। वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में उनके बर्थडे को हमने सेलिब्रेट किया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें मैं अपना एक क्योर्ड केस आप लोगों से शेयर करूंगा। सो हियर आई एम टू शेयर विद यू आ क्योर्ड केस। और फ्रेंड्स, इस केस को आप ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए मैंने कैसे एंटर किया इस केस में, कैसे मैंने रूब्रिक सिलेक्शन किया, क्या लिया क्या नहीं लिया। 13 इयर्स ओल्ड यंग बॉय का केस है, जिसको उसकी मदर लेके आई। मेरा ऑब्जर्वेशन मैं पहले बताऊंगा। पेशेंट जो है लीन थीन, फेयर कॉम्प्लेक्शन था। उसकी जो एक बात बहुत रिमार्केबल थी वो ये कि उसकी जो आईब्रो है वो थिक, बूशी और लॉन्ग थी। ठीक है, एकदम अलग हट के दिख रहा था वो, उसकी आईब्रोज अलग हट के दिखाई दे रही थी। साथ में वो अपनी मदर के साथ में आया, सामने बैठा और स्माइल थी उसके चेहरे पे। हिस्ट्री उसकी मदर ने दिया। बच्चे ने मुझसे बहुत कम बात की, सिर्फ स्माइल करता रहा। तो उसकी मदर ने मुझे फॉलोइंग कंप्लेंट्स बताई, फॉलोइंग हिस्ट्री दी, और इस बेसिस पे मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी और उसका ये प्रॉब्लम जो है कम्प्लीटली क्योर हुआ। सो उसको लेके आए थे। 2-3 कंप्लेंट्स थी उसकी। सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेंट जो वो मेरे पास लेके आए थे वो है कि इसको करीब 3-4 महीनों से सीवियर इचिंग हो रही है। जैसे ही वो नहाता है बच्चा, नहाने के बाद में रोज़ एकदम सीवियर इचिंग होती है और फिर उसके बाद में व्हील्स आ जाते हैं पूरे शरीर में। ये 3-4 महीनों से हो रहा है। शुरुआत में ये लोग कहीं बाहर गए थे, वहाँ पे गर्मी की वजह से पसीना आया, पसीने की वजह से थोड़ा सा हल्की इचिंग हुई 4 महीने पहले। फिर ये धीरे धीरे करके बढ़ती गई। उसके बाद में अब जब भी वो नहाता है तो नहाने के बाद में उसको सीवियर इचिंग होती है, परेशान हो जाता है, वो खुजला खुजला के इरिटेट हो जाता है ना। ठीक है, ख़ास तौर पे इसको रैशेस और या व्हील्स जो है वो एब्डोमेन और बैक और चेस्ट, इस रीजन में आ रहे हैं, इस रीजन में आ रहा था। तो स्वेटिंग की वजह से या वार्मथ की वजह से और बाथिंग, आफ्टर बाथिंग इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। नेक्स्ट कंप्लेंट उसकी मदर ने बताया कि 2-3 साल से सर इसको सीवियर हेडेक होता है, हर हफ्ते उसको हेडेक होना ही है 1-2 दिन। एकदम थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन, पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन। बच्चा जो है एकदम परेशान हो जाता है, इतना जो उसको हेडेक होता है। और ये जो पेन है, मोस्टली जो लोकेशन ऑफ द हेडेक इज ऑन द ऑक्सीपिटल रीजन। तो मैंने पूछा उसकी मदर को कि ये कैसे स्टार्ट हुआ हेडेक। तो उसकी मदर ने बताया कि 2 साल पहले ये कई बार गिरा है फिसल के सीढ़ियों से, उसके बाद से ही इसका हेडेक ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट कंप्लेंट थी कि उसको थाइज़ में उसको बहुत पेन होता था। आए दिन वो अपनी मम्मी को बोलता था कि मेरे यहाँ थाइज़ में पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है। इसको जब भी वो रेस्ट करता था, जैसे दिन भर खेल के आया तो फिर शाम को उसको थाइज़ में पेन होता था। नेक्स्ट इसको कंप्लेंट थी कि बर्निंग इन इपिगैस्ट्रिक रीजन आफ्टर ईटिंग। जब खाना खाने के बाद में उसको पेट में यहाँ पे इपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग होती थी। ये 4 कंप्लेंट्स लेके मेरे पास में आया। सबसे ज़्यादा अभी वो अर्टिकेरिया से परेशान था। उसकी मदर ने आगे मुझे बताया कि आजकल बहुत कम खाना खा रहा है,
पिछले 1-2 हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि ये बहुत कम खाना खा रहा है। और अब तो खाने से उसको मतलब खाना दो तो उसको बोलता है कि मुझे मत दो खाना, उसको देख के भी उसको बोलता है कि मुझे उल्टी हो रही है, मुझे नहीं खाना है खाना। इसको मिल्क बहुत पसंद है, पर आजकल 1-2 हफ्तों से वो मिल्क भी नहीं पी रहा है। बोलता है कि मुझे उसको देख के ही उल्टी लग रही है। उसकी मदर ने ये भी बताया कि इसको घी बिल्कुल पसंद नहीं है सर, उसकी स्मेल इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और उसकी मदर ने बताया कि अभी 10 डेज़ बिफोर इसको कोल्ड कोराइज़ा हुआ था, जिसके लिए मैंने सीनारेस्ट एक एलोपैथिक टैबलेट मैंने दी थी। फिर उसके बारे में आगे उसकी मदर बताती है कि मेरा जो ये बच्चा है ना, वो बहुत प्लेफुल नेचर का है, दिन भर मस्ती करना खेलना इसको बहुत पसंद है। अभी लॉकडाउन लगा था तो ये परेशान हो गया था घर में बाहर निकलने के लिए। मेरे से लड़ाई कर रहा था कि मुझे बाहर जाने दो, उसको मना करो कि बाहर मत जा खेलने के लिए, तो आर्ग्यूमेंट करता था, लड़ाई करता था, क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मैं जाऊंगा बाहर खेलने के लिए। उसकी मदर ने बताया कि ये बहुत ही गुस्से वाला बच्चा है, छोटी छोटी बात पे, हर बात पे इसको गुस्सा आता है। इसको और गुस्से में ये कोई भी चीज़ है ना बेड पे या सोफे पे फेंक देता है, खूब जोर जोर से चिल्लाता है ना, अपने भाई को मारता है। अगर इसके ऊपर गुस्सा करो तो फिर अपने वो भाई को मारता है। बोलता है कि जब तक कि मैं उसको मारूंगा नहीं ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, और उसको मारता ही है, वो मार के रहेगा। मैंने पूछा कि कब कब वो गुस्सा करता है। उसकी मदर बताई कि अगर इसको बोलो कि इस चीज़ को यहाँ से वहाँ रख दो, तो फिर गुस्सा करता है कि मुझे ही क्यों बोलते हो, छोटे भाई को नहीं बोल सकते क्या। इसको टीवी बंद करने बोले, दिन भर टीवी देखता है, टीवी देखने से मना करे, बंद करने के लिए बोले तो बोलता है कि आप लोग तो खुद देखते रहते हो टीवी, मुझे देखने से मना क्यों करते हो। पढ़ने बोलो तो गुस्सा करता है कि कब तक दिन भर थोड़ी ना पढ़ते रहूँगा मैं, मेरे को जो करना है मैं वो करूँगा, क्यों मेरे को बार बार परेशान करते हो करके वो बहुत गुस्सा करता है। अपने भाई से बहुत लड़ाई करता है, अपनी कोई भी चीज़ अपने भाई को नहीं देता है। एक चीज़ उसकी मदर ने बताया कि इसको नई खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं है। जैसे नई चॉकलेट आ गई घर में, नया कोई डिश बना, नई कोई सब्जी है, तो ये नहीं खाता है। जो चीज़ें इसने टेस्ट की हुई है वही चीज़ें ये प्रेफर करता है खाना, और चाहता है कि मम्मी ही इसको खाना खिलाए। तब मुझे इसके नेचर के बारे में तो उसकी मदर ने बताया कि ये तो दिन भर खेलने वाला बच्चा है सर, इसको हम लोग से कोई मतलब नहीं है। हम घर में अगर कोई बीमार पड़ गया है, चाहे मुझे कुछ हो जाए, इसके पापा, इसका छोटे भाई, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने में ही मस्त रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में मस्त रहता है। उसके फ्रेंड्स लोग जब भी आएंगे खेलने के लिए वो भाग जाता है खेलने। कभी अगर हम उसके फ्रेंड्स को मना करें कि अभी नहीं खेलने जाना है, आप लोग जाओ, तो ये हम लोग से लड़ाई करता है, तो क्यों मेरे फ्रेंड्स को क्यों बोले मना किए। और उसकी मदर ने बताया कि सर ये गिरता है ना तो इसको रोना नहीं आता, हंसता है, उल्टा हंसता है ये गिरेगा तो। उसकी मदर ने एक बात और बताई कि ये ना एक्सीडेंट्स और उसके बाद में जो इंजरी होती है, किसी को चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सब चीज़ें ये नहीं देख पाता है, इसको ये डर जाता है। मदर ने ये भी बताया कि ये प्रॉब्लम तो सर मुझे भी है कि मैं किसी को का ब्लड नहीं देख सकती। ये एक्सीडेंट्स वगैरह, ये सीन्स हैं, ये या राह चलते एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब चीज़ें मैं नहीं देख सकती, मुझे चक्कर आने लगता है, डर लगता है, घबराहट लगती है। ये एक जगह पे नहीं बैठता है, ये शांत बच्चा नहीं है, दिन भर इधर उधर मस्ती करेगा, खेलेगा। जब इसको फीवर आता है ना तभी ये शांत रहता है, नहीं तो कभी शांत नहीं रहता है। इसको किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये किसी से भी नहीं डरता, चाहे वो अंधेरा हो या कोई नई जगह हो, नया व्यक्ति हो। पर यह है कि इसको मिक्सअप होने में टाइम लगता है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, पिक्चर मूवीज़ देखने जाना सिनेमा हॉल में,
ये सब इसको इन सब चीज़ों का इसको शौक़ नहीं है। इसको घर पे रहना अच्छा लगता है। अगर इसको मैं छोड़ के भी चले जाऊँ ना, कहीं भी चले जाऊँ, अपने मायके भी चले जाऊँ 1 महीने के लिए, तो भी ये रुक जाता है। बल्कि ये तो खुश होता है क्योंकि इसको फ्रीडम मिल जाती है कि मम्मी नहीं है। जिद नहीं करता है ये। एक बात ये है कि ये बच्चा जिद नहीं करता है। इसको जो मैं कपड़े ला के दूँ ना, वो पहन लेता है। यहाँ तक कि पुराने कपड़ों में भी खुश रहता है, वो कभी डिमांड नहीं करता। इसकी मदर ने बताया कि इसका गुस्सा इतना तेज़ है ना कि गुस्से में ना इसको 4 आदमी भी नहीं संभाल पाते, इतना स्ट्रेंथ आ जाता है इसके में। अपने बड़े पापा को से भी लड़ लेता है, उनसे भी नहीं डरता, कुछ भी बोल देता है, उसको डांटे, कुछ टोके तो मारने जाता है ना, तो उसको पकड़ो तो आप पकड़ के नहीं रख सकते, इतनी स्ट्रेंथ रहती है। आप वो छुड़ा के जाके मार ही देता है, और उस समय नहीं मार पाया तो 2 दिन बाद मारेगा, लेकिन मारेगा ज़रूर। इसको ब्रश करना पसंद नहीं है। नहाता भी है तो आराम से नहाता है, मस्ती करके। इसको स्टंट करना बहुत अच्छा लगता है। फ्लिप करना, कार्ट व्हील, बैक फ्लिप करना, ये सब इसको पसंद है और ये करता भी है। वॉल में चलना, वॉल से बैक फ्लिप मारना बहुत पसंद। स्टेयर्स की जो रेलिंग होती है उसमें स्लिप होना, चढ़ना, कूदना, ये सब काम करता है ये। अपने से छोटे पर डोमिनेट करता है, दादागिरी करता है, अपने हिसाब से खिलाने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से रखने की कोशिश करता है। पर अपने बाहर के जो फ्रेंड्स हैं या इससे भी जो बड़े लोग हैं उनके साथ में मिक्स होके खेलता है, फ्रेंडली रहता है, लेकिन अपने से छोटों के ऊपर वो बहुत डोमिनेट करता है। नेक्स्ट इसकी मदर ने बताया कि इसको गर्मी ज़्यादा लगती है, हर सीज़न में इसको पंखा चाहिए और ओढ़ना पसंद नहीं करता। बहुत कम इसको डांटो तो ही बहुत कम ये गर्म कपड़े पहनता है ठंड की सीज़न में। थर्स्टी है पेशेंट। पास्ट हिस्ट्री मैंने पूछी तो उसकी मदर ने बताया कि एक बार ये अपने एक नेबर के लड़के के साथ में एक WWF फाइट कर रहा था बेड के ऊपर में, तो वहाँ से ये इसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गया था। उसकी वजह से इसको लेफ़्ट एल्बो में फ्रैक्चर हुआ था। मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा मदर ने बताया। मदर ने बताया कि इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता है और बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस करते करते ये बहुत थक जाता है। बोलते हैं कि उसके बाद में ना उसको कुछ करने का मन नहीं पड़ता, वो बस पड़े रहता है बेड में। लोअर साइड का जो राइट मोलर टूथ है उसमें वो सड़ गए थे, उसमें कैरीज हो गया था, तो उसका इन लोगों ने उसमें फिलिंग करवाई है। नेक्स्ट है कि बॉयल इसका क्लियर है, नॉट कॉन्स्टिपेटेड। स्लीप के बारे में इसकी मदर ने बताया कि इसको बहुत कम स्लीप आती है, बहुत लेट से स्लीप आती है। हम लोग सब सो जाते हैं लेकिन ये रात भर जागता रहता, पता नहीं इसकी नींद कब लगती है, सोता है भी है कि नहीं सोता है ना। अकेले में बात करता रहेगा या कुछ एक्टिविटी करते रहता है। तो मैंने पूछा उसको, बच्चे को, तो बताया कि मैं सोने जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। ड्रीम्स का मैंने पूछा तो उसने बताया कि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या देखा है ड्रीम्स। तो उसने बताया कि क्वेश्चन, मैं जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो क्वेश्चन पेपर में का मैं कोई नया क्वेश्चन देख लेता हूँ या क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दे तो फिर मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसके चलते मैं दूसरे क्वेश्चंस के आंसर भी भूल जाता हूँ। बच्चे ने बताया मुझे बर्थडे पार्टी में जाना पसंद नहीं है। फ्रेंड्स तो स्कूल में भी मिल जाते हैं, घर पे भी मिल जाते हैं, तो बर्थडे पार्टी में जाने से क्या फ़ायदा। वहाँ पे जाओ तो बस एक जगह पे बैठे रहो या इधर बैठो उधर बैठो बस, और केक खा के आ जाओ। ये तो मैं घर पे भी कर सकता हूँ। इसकी मम्मी ने बताया कि इसको भागना, मस्ती करना, कूदना, ये इन सब चीज़ों को एंजॉय करता है। पार्टीज़ में ये सब नहीं कर सकता ना, इसलिए इसको पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है। इसको पढ़ाई के लिए बोलना पड़ता है, वो तो ठीक है, पर इसको ये रटता नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से
आंसर बना के लिख लेता है, समझ के आंसर बना के लिख लेता है। हम इसके बारे में स्कूल से कंप्लेंट आती है कि ये बहुत मस्ती करता है। 3-4 फ्रेंड्स हैं ये लोग बहुत मस्ती करते हैं। इसके फ्लोर, जो क्लास की जो फ्लोर है वहाँ पे ये लोग स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हुए अंदर घुसते हैं, एक दूसरे को पैर से मारते हैं, है ना, जंप करते हैं, मस्ती करते हैं, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं। उसकी मदर ने बताया कि सर एक बात और इसके में प्रोमिनेंट है कि ये कभी सॉरी नहीं बोलता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे कभी सॉरी नहीं बोलता है। सो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने उस बच्चे को एक रेमेडी प्रिस्क्राइब की, 200 पोटेंसी की सिंगल डोज, और उसका जो अर्टिक एरिया है, उसका जो थाई का पेन, उसको बर्निंग, सब कुछ क्योर हो गया। तो अब आप एक काम करिए, इस वीडियो को यहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए और मैंने जो आपको हिस्ट्री बताई है उस हिस्ट्री को फिर से एक बार पढ़िए और अपना खुद एनालिसिस करिए, रूबिक सिलेक्शन करिए और रेमेडी फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, तभी आप सीख पाएंगे। होम्योपैथी आपको कोई नहीं सिखा सकता, होम्योपैथी आप खुद सीख सकते हैं करके। तो एक बार कोशिश करिए, ठीक है। अपना एनालिसिस ज़रूर शेयर करें, आपने किस मेडिसिन के बारे में सोचा और क्यों सोचा, ठीक है। ओके, सो लेट्स एनालाइज द केस। हमको केस को कैसे ट्रीट करना है, कैसे एनालाइज करना है, इसके गाइडलाइंस हमें डॉक्टर हनीमैन सर ने अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में दिया। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट एफोरिज्म है जो हमको हमेशा ये याद दिलाता है हमको क्या करना है, वो है एफोरिज्म नंबर 1, द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ फिजिशियन इज टू रीस्टोर सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। हमारा मेन एम है जो भी केस आया है उसको क्योर करना, एंड वी हैव टू ट्रीट मैन, अ सिक पर्सन, नॉट सिकनेस और एनी डिजीज। सो हमारा एम है, हमारे एनालिसिस का एम होना चाहिए कि हमको क्योर करना है, ऐसी मेडिसिन हमको सर्च करनी है जिससे हम क्योर कर सकें। एफोरिज्म नंबर 3 में डॉक्टर हनीमैन सर बोलते हैं, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, एंड if he knows how to adapt according to clearly defined principle. First step to be taken in analysis of case is, first of all, ये जानने की कोशिश करिए कि मुझे इस पर्सन में क्या ठीक करना है, मुझे इस केस में क्या ठीक करना है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या ठीक करना है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये आपके पास में जो केस आया है, जो डिजीज़ लेके आया है, वो एक्यूट है कि क्रॉनिक है। अगर एक्यूट है तो आपको अप्रोच समझ में आएगा कि मुझे एक्यूट को कैसे डील करना है, और अगर क्रॉनिक है तो उसको उस तरह से आपको डील करना पड़ेगा। क्रॉनिक में भी माइजम्स आपको देखना पड़ेगा कि कौन से माइजम्स की डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, सोरोसिफिलिटिक है, सोरोसाइकोटिक है, साइकोटिक है, साइकोसिफिलिटिक है या फ्रैंकसिफिलिटिक है, क्योंकि अलग अलग माइजमेटिक डिजीज़ का अलग अलग एंट्री एनालिसिस का और एंट्री पॉइंट है, अलग अलग अप्रोच है अलग अलग डिजीज़ का। और हम लोग गलती क्या करते हैं कि एक ही अप्रोच से हम एक्यूट डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ में भी सोरिक डिजीज़, साइकोटिक डिजीज़ हो या सिफिलिटिक डिजीज़ हो, हम एक ही अप्रोच हर केस में, हर तरह के केस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से हमको फेलियर मिलता है। सो हमको हमारा जो अप्रोच है वो माइजम्स और टाइप ऑफ डिजीज़ के हिसाब से होना चाहिए, और इसका गाइडलाइन हमको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में मिलता है। नेक्स्ट, चलिए आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा माइजम की डिजीज़ है और या हमको क्या ठीक करना है वो आपको समझ में आ गया, तो फिर नेक्स्ट क्या करना चाहिए एनालिसिस में।
नेक्स्ट उन्होंने 5th एफोरिज्म में इसकी गाइडलाइन दिया है एनालिसिस का कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट टू द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक disease to enable him to discover the fundamental cause, which is generally due to chronic miasm. In this investigation, the ascertainable physical constitution of the patient, his moral and his intellect character, his occupation, mode of living and habit, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc. are to be taken into consideration. 5th एफोरिज्म में सर ने बताया है कि एक्यूट है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, और अगर क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसको हमें कैसे कैसे किस टाइप के सिम्टम्स कलेक्ट करने हैं और उसको कैसे डील करना है। तो क्रॉनिक डिजीज़ में उन्होंने बोला है कि हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए हमारे पास अगर क्रॉनिक डिजीज़ आया तो उसमें प्रीडोमिनेंट माइजम कौन सा है ना, क्योंकि माइजम्स के हिसाब से ही हमको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हमने माइजम को नेग्लेक्ट किया तो केस कभी भी क्योर नहीं होगा, क्योंकि माइजम इज़ द फंडामेंटल कॉज ऑफ एवरी डिजीज़। जब तक कि हम कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, इफेक्ट एज ए डिजीज़ नहीं कभी भी क्योर नहीं हो सकता। तो क्रॉनिक डिजीज़ में माइजम देखेंगे, उसके बाद में हम उस पेशेंट का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसका मॉरल्स कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर कैसा है, क्या काम करता है, क्या इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मोड ऑफ लिविंग क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको लेना है, ऐसा इन्होंने बताया है। मेरे गुरु डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर ने भी हम लोग को ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के हिसाब से एनालिसिस करने का एक प्रोफार्मा एक गाइडलाइंस दी है हमको। अगर हम उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो एक कंप्लीट पिक्चर बन जाता है पेशेंट का। मैं हमेशा इस गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर के हिसाब से, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से मैं केस का एनालिसिस करता हूँ। उन्होंने हमेशा हमको सिखाया है कि आप एक चार्ट बनाइए कि पहला उसमें हम ये देखते हैं, चार्ट में आप लिखिए कि डिजीज़ एनालिसिस, पहला जो हम एनालिसिस करते हैं वो है डिजीज़ एनालिसिस। डिजीज़ में आप लिखिए, उसको डिवाइड कर लीजिए, एक डिजीज़, उसके बाद माइजम, लेयर, टाइम ऑफ अफेक्शन एंड कॉजेशन और मोडालिटी, ऐसा आप एक चार्ट बना लीजिए। डिजीज एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद में अपन बनाएंगे जनरल एनालिसिस ऑफ पेशेंट। जनरल एनालिसिस में प्रीडोमिनेंट माइजम पहला, क्योंकि हमको माइजम को ही ट्रीट करना है। कौन सा माइजम प्रीडोमिनेंट है, तो माइजम। सेकंड है स्फीयर ऑफ अफेक्शन, कौन कौन से पार्ट्स अफेक्टेड हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस, कौन सा रॉन्ग प्रोसेस चल रहा है जिसको हमको ठीक करना है। नेक्स्ट इनेट कैरेक्टर ऑफ द पेशेंट, इंट्रोवर्टेड है कि एक्सट्रोवर्ट है, विल, उसके इंटेलेक्ट, उसका मॉरल्स, कंसाइंस, मेमोरी, उसकी सेंसिटिविटी, इमोशनल रिएक्शन, बेसिक नीड। ये आपका हो गया जनरल एनालिसिस ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है जनरल एनालिसिस में ये आपका इनेट कैरेक्टर। नेक्स्ट इज फिजिकल जनरल्स। फिजिकल जनरल में हम लेंगे थर्मल्स, थर्स्ट, फिजिकल सेंसिटिविटी, साइड टेंडेंसी, एक्टिविटी, स्पीड ऑफ डिजीज। नेक्स्ट एनालिसिस में मैं एनालिसिस के चार्ट में कंसीडर करता हूँ रूब्रिक्स, कौन कौन से रूब्रिक्स हैं पूरे केस में, उन रूब्रिक्स को मैं लिखता हूँ। फिर उस रूब्रिक का माइजम लिखता हूँ उसके बगल में। फिर प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक, कि कौन सी रूब्रिक को मैं चूज़ करूँगा फॉर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो सबसे प्रोमिनेंट PQRS, मोस्ट सिफिलिटिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूब्रिक है, मोस्ट प्रोमिनेंट रूब्रिक है या सिम्टम है, उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करके
उसको मैं रिपोर्टराइजेशन में लेता हूँ, विच प्रेजेंट्स द होल केस, और देन उसके बाद में क्रॉस रिपोर्टराइजेशन के बाद में जो रेमेडीज़ आती है उसको फिर डिफ्रेंशिएट करके, रूल आउट करके सिंगल मेडिसिन जो मोस्ट सिमिलिमम है उसको मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो हमको इस तरह से एनालिसिस करना चाहिए। तो इसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम इस केस का भी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस, हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो मेरे सामने पेशेंट आया है, जो केस आया है, वो उसमें मुझे क्या ठीक करना है। तो हमारे पास जो केस आया है उसमें 4 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। 4 प्रॉब्लम लेके हमारे पास पेशेंट आया है। सबसे पहला प्रॉब्लम है उसको हेडेक, सबसे पहले लेते हैं अपन अर्टिकेरिया। तो अर्टिकेरिया जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अर्टिकेरिया है क्या? एक एलर्जिक रिएक्शन है, एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अर्टिकेरिया में क्या होता है कि मास्ट सेल से हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है अगेंस्ट द स्टिमुलस, अगेंस्ट सम एंटीबॉडीज, अगेंस्ट द इन रिस्पॉन्स टू सम एनर्जन, जिसकी वजह से एक इन्फ्लामेटरी चेंजेस आती हैं बॉडी में। तो जिसकी वजह से फिर वहाँ पे इडिमा होता है, इन्फ्लामेशन होता है, व्हील्स बनते हैं। जो रिएक्शन एबनॉर्मल कंडीशन में आना चाहिए वो नॉर्मल कंडीशन में भी हो रहा है। जैसे बाथिंग तो हम शुरू से करते हैं, हमेशा से करते हैं बचपन से, लेकिन अभी बाथिंग से भी उसको इचिंग हो रही है। पहले भी हमको गर्मी लगती थी, पसीना आता था, लेकिन हमको इचिंग नहीं होती थी। मतलब हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई है और उस पर रिएक्शन भी बढ़ गया है। पानी डाल रहा है तो उसको बॉडी एज ए थ्रेट ले रहा है और हाइपर रिएक्शन दे रहा है। मास्ट सेल उसमें से हिस्टामिन रिलीज कर रही है और फिर वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इडिमा प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे रहा है, विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, विच इज़ मोर देन नॉर्मल। सो इसका मायज़म है, अर्टिकेरिया का मायज़म है सोरोसिफिलिटिक, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है। कौन से लेयर की डिजीज़ है? डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर, थ्योरी ऑफ सेपरेशन, चार्ट ऑफ सेपरेशन, कौन से लेयर की डिजीज़ है? तो ये है 4th लेयर की डिजीज़। जब डिजीज़ एंडोथीलियम और मेसोडर्मल डेरिवेटिव्स में या पार्ट्स में दिखाई देने लगता है तो वो 4th लेयर में होती है। जैसे कि मेसोडर्मल डेलिमिटीज, जैसे कि लंग्स की पैरेन्काइमा, किडनी डिजीज, किडनी की पैरेन्काइमा, ट्रैकिया का मसल पार्ट, मस्कुलर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, और एंजियोब्लास्टिक ओरिजिन के टिश्यूज़ जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स, साइड्स, ठीक है, और विसरल कवरिंग्स जैसे कि प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, ड्यूरा मैटर, पाई मैटर, स्प्लीन, लीवर के कैप्सूल। अगर यहाँ पे डिजीज़ आपको दिखाई देता है, डिजीज़ अगर इन ऑर्गन्स में दिखाई देता है तो ये 4th पार्ट में आता है। हमारे केस में भी यहाँ पे कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है? वो है मास्ट सेल। मास्ट सेल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और उस रिएक्शन का जो आउटपुट है, उस रिएक्शन का जो साइन और सिम्टम है वो स्किन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे है? मास्ट सेल में। मास्ट सेल ओवरली रिएक्ट कर रहा है। सो मास्ट सेल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंजियोब्लास्टिक टिश्यू। मास्ट सेल जो है एंजियोब्लास्टिक ओरिजिन का होता है, सो इट बिलोंग्स टू 4th लेयर।
अर्टिकेरिया बिलोंग्स टू फोर्थ लेयर। कहाँ पे पैथोलॉजी उत्पन्न हो रही है उसको हम लेयर में कंसीडर करते हैं। जहाँ दिख रहा है उसको नहीं लेते हैं, जो पार्ट अफेक्टेड है उसको हम देखते हैं। तो ये फोर्थ लेयर की डिजीज़ है, जबकि उसका प्रेजेंटेशन हमको स्किन में दिखाई देता है। और इसमें मोडालिटी हम देखेंगे, सेंसिटिविटी मोडालिटी या कॉजेशन देखेंगे, तो उसमें बाथिंग से इसको एग्रावेशन हो रहा है और हीट, स्वेटिंग। नेक्स्ट है हेडेक। हेडेक भी नेक्स्ट इसको प्रॉब्लम है हेडेक की। हेडेक में भी कैसा हेडेक? थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन। यहाँ पे पेन जो है थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम सर्कुलेटरी सिस्टम में है, ब्लड वेसल्स में है, जिसकी वजह से थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग पेन हो रहा है। सो यहाँ हेडेक, यहाँ पे पेशेंट के हेडेक का माइज़म है सोरा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल है, देयर इज़ नो पैथोलॉजी। और लेयर ऑफ डिजीज़ है क्योंकि ब्लड वेसल में है, इसलिए फोर्थ लेयर। अगेन द डिजीज़ बिलोंग्स टू फोर्थ लेयर, एंजियोब्लास्टिक टिश्यू प्रोडक्ट, ब्लड वेसल। और जैसे कि कॉजेशन में अगर आप देखोगे तो मदर ने बताया कि कई बार गिरा है, उसके बाद से इसको हेडेक स्टार्ट हुआ है। तो जो भी पेशेंट बताए या उसके रिलेटिव बताए कि ऐसा हुआ था, इसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम चालू हुई, या उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, तो उसको हमको हर चीज़ को कंसिडर नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फुटनोट 120, फुटनोट 120 में डॉक्टर हनीमैन सर ने बोला है क्रॉनिक डिजीज़ में अगर पेशेंट के रिलेटिव्स बताए कि ये हुआ था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम हुई है, तो उस कंसिडर नहीं करना चाहिए। और ओनली माइज़म को कंसिडर करना चाहिए, ना कि उस एलिमेंट्स फ्रॉम को। 120 फुट नोट में डॉक्टर हनीमैन सर लिखते हैं कि इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस नेचर वी मस्ट नॉट अलाउ आवर सेल्फ टू बी डिसीव्ड बाय द असर्शंस ऑफ द पेशेंट और देयर फ्रेंड्स हु frequently assign as the cause of chronic, even of the severest and most inveterate diseases, either a cold caught, a thorough waiting, drinking cold water after being heated many years ago, or a former fright, a sprain, a vexation, sometimes even a bewitchment, etc. These causes are much too insignificant to develop a chronic disease in a healthy body, to keep it for years, and to aggravate it by years and years, as is the case with all the chronic disease from developed सोरा। क्या बोल रहे हैं हनीमैन सर कि जब भी हम कोई क्रॉनिक डिजीज़ को डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको उसके रिलेटिव्स और खुद पेशेंट भी बताता है कि 3-4 साल पहले मैं यहाँ पे गिर गया था, या चोट लग गई थी, या मैं जल गया था, या मुझे मैं ठंडे पानी में नहा लिया था, तब से मुझे ये बीमारी पैदा हुई है। तो हमको उन लोगों के बताए गए इन झांसों में नहीं आना चाहिए। हमको या मैं डर गया था, या मुझे बहुत ज़ोरदार गुस्सा आया था 2 साल पहले, उसके बाद से मेरे को हेडेक चालू हुआ, उसके बाद से मुझे अर्टिकेरिया चालू हुआ, ऐसा ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देते हैं। लेकिन ये जो कॉज लोग बताते हैं ये एकदम इनसिग्निफिकेंट है किसी क्रॉनिक डिजीज़ के लिए। ये एक्साइटिंग कॉज हो सकता है पर मेंटेनिंग कॉज नहीं हो सकता। 4 साल पहले, 2 साल पहले अगर वो कोई गिरा होगा तो उसका इफ़ेक्ट अभी तक के सिर्फ उस गिरने की वजह से नहीं रहेगा। जब तक कि उसका माइज़म उसको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक के वो डिजीज़ क्रॉनिक नहीं बन सकती, कई सालों तक के वो प्रोग्रेस नहीं करेगी। सो कॉज ऑफ द डिजीज़ इज़ माइज़म, नॉट दैट पास्ट हिस्ट्री ऑफ फॉल और bathing, past history of cold catching cold,
या फ्राइट, एंगर, ये सब चीज़ें क्रॉनिक डिजीज़ नहीं उत्पन्न कर सकती, नहीं मेंटेन करके रख सकती। तो हमको क्रॉनिक डिजीज़ में एलिमेंट्स फॉर्म को कंसीडर नहीं करना है। क्रॉनिक केस में हमको मायोसम को कंसीडर करना है। नेक्स्ट है सेकेंड डिजीज़, ये हो गई। थर्ड डिजीज़, उस थर्ड जो सिम्टम है, थर्ड जो प्रॉब्लम है उस पेशेंट को, वो है कि थाई में पेन होता है उसको। सो इसका मायोसम है सोरा, ये सोरिक है। नेक्स्ट है लेयर है, थर्ड लेयर मेसोडर्मल, मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू मसल्स, और रेस्ट से इसका तकलीफ बढ़ती है। नेक्स्ट है फोर्थ जो प्रॉब्लम हमारे पास पेशेंट लेकर आया, वो है बर्निंग इन एपिगैस्ट्रियम, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो ये भी सोरिक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन है। सो लेयर इज सेकेंड लेयर, एंडोडर्म। तो ये हो गया डिजीज़ एनालिसिस। तो डिजीज़ में हमारे पास 4 टाइप की प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट आया है। हेडेक जो कि सोरिक है, अर्टिकेरिया सोरोसिफिलिटिक, थाई पेन सोरिक, एंड बर्निंग इन एपिगैस्ट्रियम, इट इज़ ऑल्सो सोरिक। और लेयर है, फोर्थ लेयर तक के अभी तक डिजीज़ ट्रेवल कर चुकी है। तो हमें इस केस को फोर्थ से लेकर फर्स्ट लेयर की तरफ रिवर्स ऑर्डर में लाके इसको, इस डिजीज़ को कम्प्लीटली क्योर करना है। नेक्स्ट है डिजीज़ का हम समझ गए कि हमें फोर्थ लेयर की डिजीज़ को, सोरोसिफिलिटिक डिजीज़ को ट्रीट करना है, क्योर करना है। नेक्स्ट है कि अब हमको जनरल एनालिसिस करना है। इसको क्योर करने के लिए एफोरिज्म नंबर 5 के हिसाब से पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन, पेशेंट को एज अ होल हमको समझना है, मेंटली, फिजिकली, कंप्लीट टोटलिटी ऑफ द सिम्टम हमको तैयार करना है। को क्या करेंगे, जनरल एनालिसिस करेंगे इस केस का। तो इस पूरे केस का एज ए जनरल मायोसम क्या है, सोरोसिफिलिटिक। सोरा क्योंकि फंक्शनल है, और सिफिलिस क्योंकि एबनॉर्मल रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो प्रेजेंट डोमिनेटिंग मायोसम इज सोरोसिफिलिस। साइट ऑफ अफेक्शन अगर देखेंगे तो ब्लड वेसल, मास्ट सेल, और स्किन, क्योंकि स्किन में प्रेजेंट अपने को दिखाई दे रहे हैं अर्टिकेरिया, एंड मसल्स। तो ये मेन साइट ऑफ अफेक्शंस हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। प्रोसेस तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बॉडी में चल रही है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रही है, इसको हमको ठीक करना है, इस प्रोसेस को सुधारना है। नेक्स्ट है इनेट कैरेक्टर और मेंटल जनरल। मेंटल जनरल्स में आप देखेंगे तो पेशेंट इंट्रोवर्टेड है कि एक्सट्रोवर्टेड है। मैं उसकी मदर बोल रही है कि रिजर्व नेचर का है, जल्दी घुलता मिलता नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है कि वो स्माइल कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बोल ज़्यादा नहीं रहे हैं लेकिन कर रहे हैं इंटरेक्शन। सो ही इज़ सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट। विल पावर इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो अपने मन मर्जी का ही करना चाहता है, मर्जी का करता है, किसी से डरता नहीं है बाहर में, है ना, फियरलेस पर्सन है। कोई भी सिम्टम को कंसिडर करने से पहले उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। उसकी मदर ने 2 टाइप की बात बोली। एक बात बोली कि वो किसी चीज़ से नहीं डरता है, किसी व्यक्ति से नहीं डरता है। दूसरी बात ये बोली कि वो किसी की मतलब एक्सीडेंट्स देख ले या इंजरी देखता है तो वो डर जाता है। तो ये दोनों अपोजिट, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, सिम्टम्स हैं। तो मैं उसकी मदर की ये वाले बात को निगलेक्ट करूँगा कि ये बच्चा जो है जल्दी से मतलब खून नहीं देख सकता, एक्सीडेंट्स नहीं देख सकता, ऐसे सीन्स को देख के वो डर जाता है। क्योंकि जब बच्चा तो बोल्ड है, वो तो अंधेरे में भी नहीं डरता, किसी व्यक्ति से भी नहीं डरता है। और उसकी मदर भी उसी स्वभाव की है। उसकी मदर को मैं जानता हूँ, वो काफ़ी टिमिड है और बहुत सेंसिटिव है। हॉरिबल जो सिचुएशंस रहते हैं,
एक्सीडेंट्स हैं, उसको देख के वो बहुत जल्दी डर जाती है। तो ये मदर का की सेंसिटिविटी बच्चे में आई है, तो ये उसका इनेट कैरेक्टर नहीं है डर जाना। उसका इनेट कैरेक्टर है बोल्ड और फियरलेस। तो स्ट्रॉन्ग विल का पेशेंट है, विल स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट पढ़ाई के मामले में पुअर है, उसकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग है उसके में। इंटेलेक्ट में बोलूँगा कि मैं एवरेज इंटेलेक्ट का पेशेंट है। बट और एग्ज़ाम के टाइम में वो कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन देख के, अगर घुमा फिरा के देखो वो दूसरे आंसर्स भी भूल जाता है। सो इंटेलेक्ट इज एवरेज। कंसाइंस, नॉन कंसाइंसियस, मॉरल्स नॉन कंसाइंसियस है, मॉरल्स की भी कमी है। एक तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता खुद से, नॉन डिलीजेंट पेशेंट है, नॉन कंसाइंसियस है, अपने बड़े पापा को भी जवाब देते हैं, उनको भी मारने दौड़ते हैं। तो नॉन कंसाइंसियस, नॉन डिलीजेंट, लैक ऑफ मॉरल वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमको ढूंढना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया है। मेमोरी इज नॉट गुड। सेंसिटिविटी, तो मेंटली ही इज सेंसिटिव टू कॉन्ट्राडिक्शन, मेंटली ही इज सेंसिटिव टू रिप्रेमेंड, रिप्रोचेस, क्रिटिसिज्म एंड मेंटल एक्सर्शन। उसकी मदर ने बताया ना कि जब पढ़ाई करता है तो वो एकदम डल हो जाता है, फिर वो कुछ काम नहीं कर रहा, पड़ जाता है बिस्तर में। इमोशनल रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन में एंगर, एंग्री है, उसका रिएक्शन एंगर, क्वारलसम नेचर का है, फाइट करना चाहता है, मारता है, ये उसका रिएक्शन है। बेसिक नीड, बेसिक नीड, इसको प्यार चाहिए क्या? नहीं चाहिए, इसको रिस्पेक्ट चाहिए, इसकी बात माने, इसको ऊंची आवाज़ में ना बोले, तो इसकी बेसिक नीड है रिस्पेक्ट। लव की ज़रूरत नहीं है इसको, और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ चाहे वो जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, रिस्क लेता है, फ्लिप करता है, बैक फ्लिप करता है, कार्ट व्हील करता है। नेक्स्ट है फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल में देखेंगे तो हमारे केस का जो फर्स्ट है थर्मल। थर्मल क्या है? हॉट, हॉट पेशेंट है। थर्स्टी पेशेंट है, थर्स्ट। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। फिजिकल सेंसिटिविटी इज बैदिंग से एग्रावेशन है, घी स्मेल इंटॉलरेंस है, और अभी प्रेजेंट में इसको फूड और मिल्क देखने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको खाने का मन नहीं कर रहा है। साइड टेंडेंसी क्लियर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्चर उसको लेफ्ट साइड में हुआ था, लेफ्ट एल्बो में, और राइट मोलर टूथ जो है वो कैरियस है। एक्टिविटी फास्ट है, पेशेंट रेस्टलेस है। ऐसी मेडिसिन चाहिए जो सोरोसिफ्लिटिक हो, जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन हो, मास्ट सेल हो, ब्लड वेसल हो, बोल्ड हो, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बोल्ड हो, करेज, फियरलेस हो, स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो, और इमोरल, नॉन कंसेंशियस। ऐसी रेमेडी मुझे फाइंड आउट करना है। तो कितना आसान हो जाता है, और एक थर्मल्स में हॉट होना चाहिए उस मेडिसिन को, सेंसिटिव बाथिंग होना चाहिए। सो अगर हम ऐसा चार्ट प्रिपेयर कर ले, एक अगर हम ऐसा रिटर्न में हम एनालाइज करें इस केस, किसी भी केस को, तो हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा माइंड क्लियर हो जाता है कि हमें किस टाइप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप आगे आते हैं कि रूब्रिक हंटिंग। पेशेंट ने हमको क्या क्या बताया, जो जो सिम्टम्स बताए, उन सिम्टम्स के आधार पे हम सबसे पहले रूब्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे, रूब्रिक्स ढूंढेंगे। जैसे उसके मदर ने बताया कि वो किसी से डरता नहीं है, कहीं पे भी चले जाता है, अंधेरे से भी नहीं डरता है, अपने बड़े पापा से भी लड़ाई करता है, उनको भी मारने दौड़ता है। तो इसमें अपन रूब्रिक्स ले सकते हैं फियरलेस, रूडनेस, क्वारलसम,
फाइट वांट्स टू, इंसोलेंट या इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस, मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है अपने बड़े पापा को, उनका अनादर कर रहा है, उनको उनका इंसल्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, इसको अगर कुछ करने से मना करो तो गुस्सा हो जाता है, मुझे ही क्यों पढ़ने बोलते हैं, मुझे ही क्यों टीवी बंद करने के लिए बोल रहे हो, मुझे वो काम पर्टिकुलर काम करने के लिए क्यों बोल रहे हो, दूसरों को क्यों नहीं बोलते हैं, मुझे खेलने क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो ही इज़ एंग्री फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते करते वो बहुत इतना थक जाता है कि उससे और कोई काम होता ही नहीं। मेंटल एक्सर्शन, एग्रावेशन, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, चिल्ड्रन इन, एग्ज़ाम के टाइम में कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक, इसमें मैंने जो फाइंड आउट किया वो है कि बच्चा जो है उसको अपने घर वालों से कोई लगाव नहीं है, उसकी कोई केयर नहीं करता, वो अपने खेलने में ही मस्त रहता है, चाहे वो उसका भाई बीमार पड़े, उसको चोट लगे, या उसकी मदर बीमार पड़े, उसके फादर बीमार पड़े, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली जाती है कई महीनों तक के, कई दिनों तक के, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा वो खुश होता है कि मेरे को फ्रीडम मिल गई, मैं अपने मन का करूँगा। सो इसके लिए रूब्रिक है इंडिफरेंस, एपैथी, लव्ड वंस टू, इंडिफरेंस, एपैथी टू फैमिली। नेक्स्ट है मैलिशियस, विंडिक्टिव। सो अब इतनी सारी ये रूब्रिक्स हैं, तो इनमें से हमको क्या, कौन सा रूब्रिक को रिपर्टाइजेशन के लिए कंसिडर करना चाहिए। सो हमारा केस क्या है, सोरोसिफिलिटिक केस। तो जब मायाज़म सोरोसिफिलिटिक है तो हमको सिफिलिस के नीचे का कोई भी मायाज़मेटिक रूब्रिक कंसिडर नहीं करना है, कोई भी सिम्टम अदर देन सिफिलिस कंसिडर नहीं करना है फॉर रिपर्टाइजेशन। तो हमको ऐसे रूब्रिक को लेना है जो सोरोसिफिलिटिक हो, या साइकोसिफिलिटिक हो, या फ्रैंक सिफिलिटिक हो। तो इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट और सिफिलिटिक रूब्रिक है इंडिफरेंस, एपैथी टू लव्ड वंस, क्योंकि जिनसे हमको, जो लोग हमको प्यार करते हैं, जिनको, जो हमें न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी केयर कर रहे हैं, हमको उनकी केयर नहीं है, हमको उनकी फ़िक्र नहीं है, केयर नहीं है, हमारा उनसे अटैचमेंट नहीं है, ये सबसे सिफिलिटिक होता है। जिस ब्लड रिलेशन का ब्लड हमारे बॉडी में भी फ्लो हो रहा है, जिस मदर फादर के हम पार्ट हैं, हमें उनसे ही लगाव नहीं है, उनकी कोई केयर नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सिफिलिस है, सिफिलिटिक है। सो सबसे पहला रूब्रिक मैंने कंसिडर किया इस केस के लिए इंडिफरेंस, एपैथी टू लव्ड वंस। नेक्स्ट रूब्रिक मैंने लिया मैलिशियसनेस, विंडिक्टिवनेस, जो कि साइकोसिफिलिटिक है, और एक फिजिकल का सेंसिटिविटी, क्योंकि सोरिक डिजीज़ है, सोरोसिफिलिटिक है, तो एक मैंने सोरिक रूब्रिक भी उठाया, वो है स्किन, बाथिंग, वॉशिंग, एग्रावेशन। तो ये 3 रूब्रिक्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे इस केस में, जो सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक PQRS जो मुझे रूब्रिक मिला, सिम्टम मिला, उसको मैंने रिपोर्टराइजेशन के लिए कंसिडर किया। और इन रूब्रिक्स को जब हमने क्रॉस रिपोर्टराइज किया तो हमारे हाथ में 12 मेडिसिन आई, सीपिया, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस,
सल्फर, नाइट्रिक एसिड, थूजा, कैली आयोड, लैकेसिस, फ्लोरिक एसिड, मरकरी, कार्सिनोसिन और जर्मेनियम। तो आगे हमको एक एक रेमेडी को रूल आउट करना है ताकि हम उस सिमिलिमम तक पहुंच पाएँ जो उसके सोरोसिफिलिस को ठीक करके उस पेशेंट को रिवर्स ऑर्डर में उसके 4th to 1st लेयर तक के ला के उसको क्योर कर सके। सो यहाँ पे रूल आउट करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है थर्मल्स के द्वारा। क्योंकि हमारा पेशेंट हॉट है थर्मली, सो चिली रेमेडीज़ को हम अलग कर देते हैं, तो हमारा और फिल्टर होकर हमारे पास कम रेमेडीज़ आ जाएंगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। हम इंडिविजुअलाइजेशन की ओर, हमारा इंडिविजुअलाइजेशन और पुख्ता हो जाएगा। सो चिली रेमेडीज़ जैसे कि सीपिया, फॉस्फोरस, नाइट्रिक एसिड और जर्मेनियम, ये सब रूल आउट हो गई और हमारे पास हॉट रेमेडीज़ बचती हैं लाइकोपोडियम, सल्फर, थूजा, कैली आयोड, लैकेसिस, फ्लोरिक एसिड और एम्बीथर्मल रेमेडी मरकरी और कार्सिनोसिन। तो एक के बाद अब एक इन मेडिसिन को फिर से हम रूल आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स इननेट कैरेक्टर, सेंसिटिविटी, रिएक्शन, मायोमेटिक बैकग्राउंड। सो पहला है लाइकोपोडियम। क्या ये हमारा पेशेंट लाइकोपोडियम हो सकता है? क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि हार्ड ऑन इंफीरियर, सॉफ्ट ऑन सुपीरियर, अपने फ्रेंड्स के साथ, बराबर वालों के साथ में और बड़ों के साथ में वो फ्रेंडली रहता है, खेलता है, लेकिन अपने से छोटों के ऊपर वो डोमिनेट करता है। तो क्या है वो लाइकोपोडियम हो सकता है? मैंने लाइकोपोडियम को रूल आउट किया क्योंकि लाइकोपोडियम कावर्ड होता है। हमारा पेशेंट तो फियरलेस है, अपने बड़े पापा को भी मारने दौड़ता है, उससे भी नहीं डरता। जो भी इसको मारे या इसको कुछ बोले तो वो उसको मारने दौड़ता है, और जब तक नहीं मारेगा तब तक कि वो मतलब छोड़ेगा नहीं। हमारा पेशेंट बोल्ड है। नेक्स्ट है सल्फ़र। क्या सल्फ़र हो सकता है? नहीं, क्योंकि सल्फ़र तो जॉली नेचर का होता है, फ्रेंडली नेचर का होता है। वो इतना क्वारलसम नहीं होता है, उसके में क्रिएटिविटी होती है जो इसमें मिसिंग है। साइंटिफिक नेचर का होता है, साइंटिफिक माइंड का होता है, क्रिएटिव होता है, क्यूरियस होता है। ये सब चीज़ें इसमें मिसिंग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सल्फर थोड़ा कंसाइंशियस होता है, ये तो एकदम नॉन कंसाइंशियस। नेक्स्ट है थूजा। थूजा इज साइकोटिक रेमेडी प्रीडोमिनेंटली, और वी वांट सोरोसिफिलिटिक रेमेडी, सो थूजा इज ऑल्सो रूल्ड आउट। और थूजा जो है इतना ऑडेसियस नहीं रहता है, इतना रिस्क लेने वाला पेशेंट नहीं होता है। उसको ब्रिटल फीलिंग रहती है बॉडी में, उसको लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, टूट जाऊँगा, बिखर जाऊँगा, इसलिए वो कभी भी रिस्क नहीं लेता है। वो छत से नहीं कूदेगा जैसा हमारा पेशेंट कूदता है, मतलब सीढ़ियों की रेलिंग से नहीं कूदेगा जैसे ये कूदता है। वो बैक फ्लिप नहीं मारेगा वॉल में के अगेंस्ट जंप करके, तो रिस्क लेता है हमारा पेशेंट। जबकि थूजा डेलिकेट होता है, वो कभी भी चोट लगने वाला गेम नहीं खेलेगा, तो थूजा इज ऑल्सो रूल्ड आउट। नेक्स्ट है कैली आयोड। काली जो है वो भी क्वारलसम होता है पर टिमिड होता है, और उसमें स्टार्टलनेस मिलेगी। हमारे पेशेंट में ये सब नहीं है, ये तो फियरलेस है, स्ट्रॉन्ग विल्ड का है। साथ में काली आयोड का मेन स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो ग्लैंडुलर पार्ट पे है, तो फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यूज पे उसका एक्शन है, जहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन और इडिमा प्रोड्यूस करता है।
ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट प्रोड्यूस करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पे उसका एक्शन है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक और किडनी के म्यूकस मेम्ब्रेन उसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है, जबकि हमारे केस में मेन साइट ऑफ एफेक्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक और स्किन, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसी मेडिसिन चाहिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक्ट करता हो, स्किन पे असर करता हो, एक्ट करता हो, और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। तो इसलिए कैली आयोड को भी रूल आउट किया। नेक्स्ट है, क्या लेकेसिस हो सकता है? तो मैंने लेकेसिस को भी रूल आउट किया, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो कनिंग नहीं है लेकेसिस की तरह, मैनिपुलेटिव नहीं है। ये तो डायरेक्ट फाइट करता है, उसके जैसे छुप के वार नहीं करता है, प्लानिंग नहीं करता है, उसकी तरह क्विक शार्प माइंडेड नहीं है लेकेसिस की तरह। देयर इज नो सेंसिटिविटी ऑफ नेक फॉर टाइट क्लोथिंग, सो इसलिए लेकेसिस को भी रूल आउट करता हूँ। नेक्स्ट है, मरकरी हो सकता है। मरकरी तो एकदम, क्योंकि मरकरी भी फाइट करता है, रिबेल करता है, ये भी थोड़ा सा फाइट करता है, रिबेल करता है, पर उतना रिबेलस नहीं है मरकरी की तरह। मान जाता है, बोलता ज़रूर है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन उसकी मदर ने बताया फिर वो खुद से जाके पढ़ता भी है। तो मरकरी के जैसे कि जितना वायलेंट नहीं है, मरकरी के जितना रिबेलस नहीं है, एनार्चिस्ट नहीं है, सो मैंने मरकरी को भी रूल आउट कर दिया। अब यहाँ पे दो मेडिसिन बचती, कार्सिनोसिन और फ्लोरिक एसिड। क्या कार्सिनोसिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। कार्सिनोसिन जैसे यील्डिंग नहीं है, माइल्ड नहीं है, कंसाइंसियस नहीं है, सो कार्सिनोसिन भी रूल आउट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रेमेडी बचती है, फ्लोरिक एसिड। तो फ्लोरिक एसिड देने से पहले हमको कंफर्म करना चाहिए कि क्या वाकई में हमारा पेशेंट फ्लोरिक एसिड है। तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे? इसको कंफर्म करेंगे हम मटेरिया मेडिका में जाके, मटेरिया मेडिका में आप फ्लोरिक एसिड की पूरी स्टडी करिए। नेक्स्ट है कि मेरे गुरु डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने हमको कुछ बहुत सारी मेडिसिन के कन्फर्मेटरी पॉइंट्स बताए हैं, टिप्स दिए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है मेडिसिन को रूल आउट करने के लिए, उसको चूज़ करने के लिए। और जो उन्होंने बताया है ना, प्रफुल्ल विजयकर सर ने, मास्टर ने, वो मोस्ट ऑफ द फ्लोरिक एसिड में आपको ये गोल्डन टिप्स या सिम्टम्स ज़रूर मिलेंगे। पहला है, फ्लोरिक एसिड का जो पेशेंट होता है ना, उसके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने उसकी मदर को पूछा, तो उसकी मदर ने बोला कि सर इसके नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, 2 दिन नहीं हुए होते हैं काटे, उसकी मैडम जो है वो नोट्स लिख के भेज देती है कि प्लीज़ कट शॉर्ट हिज नेल्स, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, हर 2 दिन में मेरे को इसके नाखून काटना पड़ता है। तो यहाँ पे एक हमको क्लू मिल गया, जिससे हमारा भरोसा बढ़ गया कि हाँ, कि ये फ्लोरिक एसिड हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर ये बच्चा फ्लोरिक एसिड है तो इसमें लेसिवियसनेस तो होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने पूछा उसकी मदर से कि ये बताइए कि इसको गर्ल्स में इंटरेस्ट है, उस तरह की कोई बात करता है? तो उसकी मदर ने बताया मुझे कि सर इसका गर्ल्स लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखेगा या लेडीज़ को देखेगा तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, वो रह के उनको देखेगा, पलट के देखता है। अगर हम कभी कहीं पब्लिक प्लेस में अब हम चले जाते हैं, जैसे मार्केट है या गार्डन है या कहीं पे भी पार्टीज़ हैं, तो अगर इसको कोई खूबसूरत लड़की दिख जाएगी ना या लेडी, तो उसको थोड़ी देर में देखते रहता है।
हम लोग को उसको मना करना पड़ता है कि ऐसा नहीं देखना चाहिए, ये बुरी बात है। और साथ में मैंने इसको अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए, लड़कियों के बारे में बात करते हुए सुना है कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको वो वाली को तुम रख लो, वो उसको तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाओ, मैं इसको पटाऊंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। ऐसा मैंने इसको बात करते हुए सुना है, और मैंने इसको टोका भी है, मना भी किया है कि बेटा ये गंदी बात है, ऐसी लड़कियों के बारे में बात नहीं करते हैं, तुम बहुत छोटे हो अभी। तो ये भी हमारे फ्लोरिक एसिड को कंफर्म करता है। इसके लिए रूब्रिक है प्रिकॉसिटी, सेक्सुअल। एक और रूब्रिक है lasciviousness, लुकिंग एट वोमन ऑन द स्ट्रीट, ओगलिंग। तो ये दोनों कन्फर्मेटरी सिम्टम्स ने हमारी मेडिसिन को कंफर्म कर दिया है कि फ्लोरिक एसिड इज द मोस्ट सिमिलिमम रेमेडी फॉर दिस केस। एक और कन्फर्मेटरी सिम्टम जो है वो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि उसकी मदर ने बताया कि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके में। अगर इसको ये मानने जाए किसी को गुस्सा करता है ना, तो इसको पकड़ने के लिए एक आदमी नहीं पकड़ पाता, 3-4 आदमी इसको पकड़ते हैं, तब जाके वो उसको हम रोक पाते हैं किसी को मारने से। सो अगर आप जनरलिटीज़ में जाओ और रूब्रिक देखो, स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड, तो उसमें भी फ्लोरिक एसिड है। तो हमारी मेडिसिन हर एंगल से कंफर्म होती है, चाहे वो मेंटली ले लो, फिजिकली ले लो, मायोमेटिकली ले लो, हर एंगल से, हर लेवल पे मोस्ट मिनिमम मेडिसिन इज फ्लोरिक एसिड। सो मैंने इस बच्चे को फ्लोरिक एसिड 200 का सिंगल डोज दिया। मेडिसिन तो हमने प्रिस्क्राइब कर दी, अब फॉलो अप प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी केस को क्योर करने के लिए। अगर फॉलो अप प्रॉपर नहीं है, अगर आपका फॉलो अप हेरिंग्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी रेमेडी का सिलेक्शन रॉन्ग है या पार्शली सिमिलिमम आपने प्रिस्क्राइब की है। सो मैं आपको इसका फॉलो अप बताता हूँ, देखते हैं कि ये फॉलो अप राइट है कि रॉन्ग है, हेरिंग्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 1 वीक के बाद में उस बच्चे को लेके आए उसकी मदर, और मुझे बताया कि ईचिंग 2-3 दिन से बिल्कुल भी ईचिंग नहीं है, नहाने के बाद में भी उसको कोई ईचिंग नहीं हो रही है, ईचिंग के बाद में स्क्रैचिंग के बाद में कोई बिल्स नहीं बन रहे हैं, कोई हेडेक नहीं हुआ अभी इस हफ्ते, और उसकी एपेटाइट भी इम्प्रूव हुई है, और पहले से बेटर सो रहा है, स्लीप भी इम्प्रूव हुई है। सो जो प्रेजेंटिंग सिम्टम था उसमें इम्प्रूवमेंट आया, हेडेक भी नहीं हुआ, और एपेटाइट भी इम्प्रूव हुई। ये हमें मतलब एपेटाइट इम्प्रूव हुई मतलब जनरल्स इम्प्रूव हुए, और जिस सोरोसिफिलिटिक जो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन दे रहा था बॉडी, उसमें इम्प्रूवमेंट आया। इसका मतलब है मायोजम जो सिफिलिस था वो चला गया, मोस्ट डेंजरस मायोजम वो इम्प्रूव हुआ। तो यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेडिसिन फेवरेबली वर्क कर रही है। तो और फिर मैंने उनको 2 वीक्स की मेडिसिन दी। 2 वीक्स के बाद में जब पेशेंट आया अपनी मदर के साथ, तो उसकी मदर ने बताया कि सर अभी आपकी मेडिसिन लेने से उसको बिल्कुल भी कोई व्हील्स नहीं बने, कोई ईचिंग नहीं हुई, अभी तक कोई हेडेक भी नहीं हुआ है, लेकिन सर उसको बर्निंग हो रही है चेस्ट में, इपिगैस्ट्रियम में, खाना खाने के बाद में अभी भी बर्निंग अब वो बर्निंग बता रहा है, और लेकिन उसकी इंटेंसिटी पहले से कम है। साथ में आज वो मुझे बता रहा था कि थाई में मेरा पेन हो रहा है। सो 4th लेयर की डिजीज़ गई, और रिवर्स ऑर्डर में 3rd लेयर में
टॉक्सिन्स आए और थर्ड और सेकंड लेयर में उसके टॉक्सिन्स शिफ्ट हुए रिवर्स ऑर्डर में, जिसकी वजह से बर्निंग इन एपिगैस्ट्रियम हमको फिर से देखने को मिल रहा है और थाई में पेन देखने को मिल रहा है। तो ये भी गुड साइन है, डिजीज़ जो है रिवर्स ऑर्डर में जा रही है। टॉक्सिन्स रिवर्स ऑर्डर में विदिन टू आउटवर्ड, मोर important organ to less important organ, center to periphery डिजीज़ या टॉक्सिन्स रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवल कर रहे हैं। एपेटाइट अभी भी अच्छी है, स्लीप बेटर है, और पर पढ़ाई में इंटरेस्ट कम लेता है जैसे पहले लेता था। मैंने वेट किया एसएल देकर, फिर 2 वीक्स के लिए मैंने पेशेंट को भेजा और वेट किया। 2 वीक्स के बाद में जब फिर से पेशेंट आया तो बोले कि अभी फिर से नो अर्टिकेरिया, नो हेडेक, और थाई का भी पेन नहीं बता रहा है, लेकिन बर्निंग एज इट इज़ है। मतलब अब हमारे पास 4th लेयर की डिजीज़ चली गई, 3rd लेयर कनेक्टिव टिश्यू मसल्स की डिजीज़ गई, अब बची है 2nd लेयर एंडोडर्मल डिजीज़। उनको फिर 2 वीक्स की मेडिसिन दी और बोला कि अभी इस 2 वीक्स में इसका बर्निंग जाना चाहिए। पहले से तो काफ़ी कम हो गई है, मदर ने बताया, लेकिन पूरी तरह से नहीं गया है। तो मैंने उनको बताया कि 2 वीक्स में इसकी बर्निंग जाएगी, और अगर इसको कुछ सर्दी वगैरह सर्दी ज़ुकाम हो, जैसे कि पहले हुआ था, इन लोगों ने कोई एलोपैथिक मेडिसिन खिलाई थी, तो अगर सर्दी होगी तो इसको कोई मेडिसिन नहीं देना, और फिर अगर सर्दी हो या बॉडी में कोई और रैशेस आए या कुछ इचिंग हो तो कोई भी मेडिसिन मत देना। मैंने 2 वीक्स की मेडिसिन दे के फिर पेशेंट को भेजा फॉलो। तो पर 2 वीक्स के बाद में वो लोग नहीं आए। 1 मंथ के बाद में उसकी मदर का एक दिन मेरे पास कॉल आया और उसने बताया कि सर अब बच्चा तो मेरा अभी अच्छा है, पहले जैसे उसको क्या बोलते हैं वो सिर दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, पर आज दोपहर में अचानक से उसको खुजली हुई और उसके पैरों में थोड़े रैशेस दिखाई दिए। मुझे आपकी बात याद आ गई कि आपने बोला था कि अगर स्किन में ऐसा कुछ होता है तो आप ऊपर से कुछ मत लगाना। तो मैंने अभी तक के कुछ लगाया नहीं, तो लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से पहले जैसे अर्टिकेरिया तो नहीं हो जाएगा मेरे बच्चे को। तो मैंने उसको बोला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आया है जाने के लिए, तो ये लास्ट है, इसके बाद में इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो उसने बताया भी कि हाँ कुछ देर तक के रही, उसके बाद में वो अपने आप चली भी गई। फिर मैंने उसको मदर से पूछा कि स्किन ये जो हुआ, स्किन में रैशेस जो आए और चले गए, उसके पहले और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? 1 महीने बाद में आपने कॉल किया है, मेडिसिन नहीं लेके गए। तो बोले सर सब कुछ अच्छा था, तो हमारा ध्यान ही नहीं गया कि मेडिसिन लेना है। हाँ, उसने बताया कि बीच में आपके यहाँ से जाने के बाद में इसको हम बाहर घूमने गए थे, तो वहाँ पे सर्दी हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन हमने उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं दी। तो इस तरह से एंडोडर्म 2nd लेयर की भी बीमारी, जो टॉक्सिन्स हैं वो 3rd लेयर कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से 2nd लेयर एंडोडर्म में आए, बर्निंग हुई, बर्निंग भी उसको ठीक हो गई। फिर सर्दी हुई, मतलब विदिन टू आउटवर्ड्स, सेंटर टू पेरिफेरी टॉक्सिन्स ने ट्रेवल किया और उसको सर्दी हुई, म्यूकस में एपिगैस्ट्रियम का जो टॉक्सिन है वो चला गया, तो उसकी एपिगैस्ट्रियम की बर्निंग चली गई। जो स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन का टॉक्सिन जो है वो बॉडी ने उसको एक्सपेल आउट किया बाहर की ओर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़ की तरफ, तो उसको सर्दी हुई, फिर वो भी ठीक हो गई।
और फिर वो टॉक्सिन को बॉडी ने शरीर के बाहर एंडोडर्म से एक्टोडर्म में थ्रो आउट किया इन द फॉर्म ऑफ माइल्ड रैश, और वो रैश भी अपने आप विदाउट मेडिसिन ठीक हो गया। इस तरह से ये इस केस में अब तक 1 साल होने को है शायद ये केस, अभी तक कि उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम आई, ना हेडेक हुआ, ना ही उसको कोई बॉडी पेन है, और वो पूरी तरह से फिजिकली मेंटली एकदम हेल्दी है। सो देखा आपने कि मैंने राइट होम्योपैथिक मेथड को फॉलो किया, प्रॉपर केस टेकिंग की, एनालिसिस किया डिजीज़ का, पेशेंट का, प्रॉपर रिपर्टराइजेशन किया, और मैंने सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, राइट सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो मुझे हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर भी दिखा और पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो गया। सो फ्रेंड्स, होम्योपैथी जैसे हनीमैन सर ने लिखा बोलते हैं या लिखा हुआ है अपने थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के इंट्रोडक्टरी प्रीफेस में कि होम्योपैथी एक लिमिटलेस साइंस है, इससे इनफाइनाइट क्योर कर सकते हैं, इनफाइनाइट रिजल्ट मिलता है। इसका सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो है खुद होम्योपैथिक डॉक्टर है। हमारा लैक ऑफ नॉलेज, हमारा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, ऑर्गनन एंड रिपर्टरी, ये ही हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन है, हमारी कमी है। अगर हम इन कमियों को दूर कर लेना तो हम भी अनलिमिटेड, लिमिटलेस या इनफाइनाइट रिजल्ट दे सकते हैं। सो कॉल्ड इनक्यूरेबल डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। होम्योपैथी इज़ अ complete science, complete curative science. So please, I would request you to please stop prescribing partially on the basis of mind और बॉडी। सिर्फ माइंड पे प्रिस्क्राइब करना बंद करिए, सिर्फ बॉडी पे प्रिस्क्राइब करना बंद करिए, सिर्फ कीनोट सिम्टम पे बंद करिए। होम्योपैथी में हम डॉक्टर हनीमैन सर ने बोला है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाइए। एफोरिज्म नंबर 7 में डॉक्टर हनीमैन सर ने क्लियरली बोला है, चाहे वो कोई सी भी डिजीज़ हो, एक्यूट डिजीज़ हो या क्रॉनिक डिजीज़ हो, आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे ही प्रिस्क्राइब करना है। आप टोटलिटी बनाकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे तो ही क्योर देख पाओगे। और टोटलिटी मीन्स complete physical, mental and general picture of the patient. एफोरिज्म नंबर 7 में सर ने क्या लिखा है? Moreover, the totality of these its symptom of these outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is of the affection of vital force, must be principal or sole means whereby disease can make known what remedy is it requires. केवल टोटलिटी ऑफ द सिम्टम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से डिजीज़ या बॉडी ये शो करता है कि मुझे कैसी रेमेडी चाहिए। और टोटलिटी ऑफ द सिम्टम ही मात्र एक मीन ज़रिया होना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए। सो सिर्फ हनीमैन सर की बात मानिए, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जो लिखा हुआ है गाइडलाइन उसी को फॉलो करिए, वही राइट होम्योपैथी है, और उसी से ही आप क्योर कर पाएंगे और अपना और अपने पेशेंट्स का भला कर पाएंगे। इस वीडियो को मैंने जो आपसे आज नॉलेज शेयर किया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिए, अपना एनालिसिस ज़रूर पोस्ट करिए, कमेंट करिए। सो अंटिल देन, थैंक यू, गुड बाय।